नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी और किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो रही होगी। मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूं। कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर देना, ठीक है। आशुतोष जी, सुशीला जी, निशा जी, विवेक जी, आशा रानी जी, राजन जी, अजय जी, मनीषा जी, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट जी, संगीता जी, रेणु यादव जी, चलिए अविनीश जी, स्वाति जी, पिंकी गुप्ता जी, राजेंद्र जी, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर किया, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र को बहुत ही विधिवत ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ ही हमने पढ़ने की कोशिश किया। डाइजेस्टिव सिस्टम सेल, दो बहुत महत्वपूर्ण और दो बड़े चैप्टर्स को हमने कवर किया, ठीक है। तीसरा चैप्टर के रूप में आज हम एक बड़ा चैप्टर ये भी है जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसको हम साधारण भाषा में ब्लड भी कह सकते हैं, रुधिर भी कह सकते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी एक बड़ा चैप्टर है और इसका भी दैनिक जीवन से हमारा काफी लेना देना है, यानी कि दैनिक जीवन ढेर सारी चीजों को आप यहाँ से सीखेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक का और इस नए टॉपिक का नाम है ब्लड। इस नए टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड, यानी कि जिसको हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में हम बोलते हैं रुधिर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रुधिर या ब्लड। तो आज हम पूरी तरीके से रुधिर पर चर्चा करेंगे और आपको मैं बताने का पूरा कोशिश करूंगा। देखा, जब ये चैप्टर यानी कि अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर अगर आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट मेरे साथ बने रहे तो मैं ये आपसे वादा करता हूं कि किसी डॉक्टर की ब्लड रिपोर्ट कार्ड को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर वो ब्लड रिपोर्ट कार्ड देगा तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ब खुद उसके ब्लड रिपोर्ट कार्ड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अच्छे तरीके से बस मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए अरुण यादव जी, धन्यवाद, ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और बहुत कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं रुधिर की बात करूं, अगर मैं ब्लड की बात करूं, तो रुधिर के बारे में एक चीज आप याद रखिएगा। पहली बात क्या कि रुधिर की अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं एनसीईआरटी के अनुसार, कि एनसीईआरटी में पहली लाइन क्या लिखी हुई है, तो एनसीईआरटी में रुधिर के बारे में पहली लाइन लिखी गई है कि रुधिर एक एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस सेंटेंस को और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं और बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं और उसमें एक अपनी समझ विकसित करने का आपको मौका दे रहा हूं। देखिए, यहाँ पे 3 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, एक है तरल, दूसरा है संयोजी और तीसरा है ऊतक, ठीक है। अब आपको ये समझना है ऐसा डिफिनीशन एनसीईआरटी ने क्यों दिया है। ऐसा इस वजह से दिया है, ये रुधिर की एक परिभाषा है, ये रुधिर को कंप्लीट कर दे रहा है अपने आप में, पूरे रुधिर को लाके एक ही जगह पे वो सेंट्रलाइज कर दे रहा है। ऊतक का क्या मतलब होता है? ऊतक का मतलब ये होता है कि हमने आपको पहली कक्षा में बताया कि जब दो सेल आपस में मिलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलती हैं, तो ऊतक अर्थात टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड भी जो है यह कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक सेल से मिलकर बना हुआ है, या फिर हम कहेंगे कि रुधिर जो है यह कोशिकाओं से मिलकर बना है, या फिर हम कहेंगे कि रुधिर भी एक प्रकार की कोशिका होती है, कोशिकाओं का समूह होती है। तभी तो हम इसको बोल रहे हैं क्या, तभी तो इसको हम बोल रहे हैं ऊतक है, टिश्यू है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि टिश्यू के कई प्रकार होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये क्यों कनेक्टिव है, क्यों इसको संयोजी कहा जाता है। संयोजी का सीधा सा मतलब होता है संयोजन, संयोग, कनेक्ट, कनेक्टिविटी जिसको कहा जाता है। ये संयोजी ऊतक है कि यानी कि ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को कनेक्ट करता है अपने आप में। कैसे कनेक्ट करता है? मान लीजिए अभी इस हाथ में मैं अपने हाथ को उठा पा रहा हूं, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास पोषण है, इसके पास ग्लूकोज है, इसके पास ऑक्सीजन है।
ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ऊर्जा है, तभी मैं अपने हाथों को उठा पा रहा हूं। और इस ग्लूकोज को, इस ऑक्सीजन को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस रुधिर की होती है। अगर 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए भी ये अपना काम बंद कर दे तो ये हमारा हाथ क्या हो जाएगा? तुरंत पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज के केस में क्या होता है? पैरालाइज के केस में यही होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और वह अंग काम करना बंद कर जाता है। इसी वजह से मैं इसको कह रहा हूं कि यह कैसा ऊतक है? यह एक संयोजी ऊतक है। बात क्लियर होनी चाहिए, चीजों शब्दों पे गौर करिएगा। मैं तोड़कर सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। तरल का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब क्या होता है? तरल है का मतलब है कि पानी के जैसा कोई पदार्थ होगा, और पानी के जैसा कोई पदार्थ होगा तो उसमें एक बहाव पाया जाएगा, यानी कि वह धीरे धीरे क्या होगा? गतिमान होगा, वह प्रवाहमान होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह चल सकता है, वह स्थानांतरित हो सकता है। मतलब यही निकलता है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। इस शब्द को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वह चल सकता है, वह प्रवाहमान हो सकता है, वह हमारी नसों में, हमारी धमनियों में, हमारी शिराओं में दौड़ सकता है। और संयोजी है कि ये हमारे विभिन्न अंगों को एक जगह पे कनेक्ट करने में सहायता प्रदान करता है। ऊतक है, इस वजह से हम कह सकते हैं यह कोशिकाओं का एक क्या है? समूह है। दूसरी बात, अगर मैं इसके कैरेक्टर पे जाऊं, इसके चरित्र के बारे में मैं वर्णन कर रहा हूं, रुधिर के बारे में, ठीक है? रुधिर के बारे में अगर हम आपके शरीर से या किसी के शरीर से एक ड्रॉप ब्लड निकाल लें, एक ड्रॉप, तो उस एक ड्रॉप की विशेषता के बारे में बता रहा हूं, एक ड्रॉप ब्लड की विशेषता के बारे में बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं रुधिर की, तो रुधिर का माध्यम कैसा है, उसका माध्यम कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, दोनों चीजें, ठीक है? अगर मैं बात करूं आपसे कि इसका जो स्वाद होता है, ठीक है, पहले मैं स्वाद बता दूं, तो इसका स्वाद होता है नमकीन स्वाद होता है, ठीक है? कैसा स्वाद होता है? नमकीन। जितने भी लोग पढ़ रहे होंगे उसमें से मैं गारंटी ले सकता हूं कि 80% लोगों ने अपने ब्लड को चेक किया होगा, चखा होगा। ये मानवीय प्रकृति होती है कि अगर हमारा हाथ कटता है कहीं से तो सबसे पहले हम उसको मुख में रखते हैं, ठीक है? तो उस समय ऐसा लगता नहीं कि वो नमकीन स्वाद दे रहा है? लगता है कि नहीं लगता? जरा बताइएगा। हाँ, नमकीन स्वाद लगता है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इसको चख कर हम चाय पी सकते हैं, ठीक है? इसको चख कर हम चाय पी सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये कई बार अक्सर होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वाद में कैसा होता है? नमकीन। अभी क्यों नमकीन होता है उसके कारण मैं बता रहा हूं। चलिए, अब मेरी बात ध्यान समझिए। अब इसका माध्यम कैसा होता है? माध्यम, ठीक है? माध्यम कैसा होता है? तो इसका माध्यम होता है क्षारीय होता है। माध्यम क्षारीय होता है, स्वाद इसका क्या होता है? नमकीन होता है, ठीक है? हाँ, बस अब हो गया, ठीक है? अब कहने का मतलब यह है कि कोई अगर आप घर में रिश्तेदार आए तो कह दीजिए चाय ले लीजिए और नमकीन की व्यवस्था आपके पास है, आप नमकीन जो है खा लीजिए, ठीक है, अपनी तरफ से। देखिए, माध्यम क्या है? माध्यम क्षारीय होता है। माध्यम क्षारीय क्यों है? क्योंकि इसका जो पीएच मान है, इसका पीएच मान है वह 7.4 है। इसका पीएच मान क्या है? 7.4। और ये बात आपको पता होना चाहिए। बेसिकली पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? अगर कोई विलयन जिसका पीएच मान 7 है तो इसका मतलब है कि वह उदासीन होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार बात करूंगा। जब किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो इसका मतलब है वह कैसा होगा? उदासीन। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से नीचे होगा तो वह होगा अम्लीय, वह होगा अम्लीय। और अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वह कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो इसका पीएच मान चूंकि 7.4 है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह हल्का क्षारीय होता है। ये हल्का क्षारीय होता है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात, अब इसके बारे में, अभी मैं कैरेक्टर के बारे में ही इसके वर्णन कर रहा हूं, ध्यान समझिए। अब इसके बारे में अगली बात ये याद रखिएगा कि इसका भार कितना होता है, ठीक है? तो ये मनुष्य के भार का, ठीक है, यह मनुष्य के भार का जो है ये 7 से 8% होता है। मनुष्य के भार का यह लगभग 7 से 8% होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर यूजुअली देखा जाए, सामान्यतः देखा जाए तो लगभग ये 5 से 6 लीटर के बीच के आसपास वैल्यू निकलती है। तो मनुष्य के भार का लगभग 7 से 8% होता है। माध्यम इसका क्षारीय होता है क्योंकि पीएच मान 7.4।
स्वाद इसका नमकीन होता है और यह तरल संयोजी ऊतक होता है। इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। यहां तक कोई दुविधा हो तो बताइए। अब मैं थोड़ा सा इसको एक चार्ट के माध्यम से एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा और उसी एक फ्लो चार्ट में आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहां तक कोई दुविधा हो तो बताइए। हाँ, रिंकल चौधरी जी बिल्कुल सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट के कार्ड, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्ड। चलिए अब मेरी बात ध्यान समझिए, ठीक है। चलिए आकाश मिश्रा जी, नो दुविधा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, अगर मैं ब्लड की बात करूं, अगर मैं रुधिर की बात करूं, ध्यान समझिएगा, तो रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं। अब पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइएगा और मेरी बातों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक समझने और सुनने का प्रयास करिएगा, बहुत गंभीरता पूर्वक। देखिए, एक ड्रॉप ब्लड लिखा, एक ड्रॉप ब्लड लिया और उस एक ड्रॉप ब्लड में अब क्या क्या होता है समझिए। आपके एक ड्रॉप खून में क्या क्या होता है समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इस एक ड्रॉप ब्लड में जो होता है, सबसे बड़ी मात्रा में होता है प्लाज्मा। सबसे बड़ी मात्रा में होता है प्लाज्मा। लगभग इसका परसेंटेज होता है 55%। लगभग इसका परसेंटेज होता है 55%। और जो दूसरा 45% भाग बनता है, याद रखिएगा ये लगभग में वैल्यू होती है, 50 से 55 भी दिया रहता है कहीं पे। आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि ये हमेशा और हमेशा जो होता है ये अधिक मात्रा में होगा। और जो दूसरा भाग होता है उसको हम रुधिराणु को नाम से जानते हैं। इसको हम रुधिराणु कहते हैं, रुधिराणु। रुधिराणु को कहा जाता है कार्पेसल्स, या इसको ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, रुधिर कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो दो भागों में बट जाता है हमारा रुधिर। पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रुधिर कोशिकाएं या रुधिराणु या ब्लड सेल्स, ठीक है। ये दो भाग होते हैं। तो 55 ये हो गया, तो 45 क्या हो जाएगा, 45 रुधिराणु हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गई है क्या, कि प्लाज्मा रुधिर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। प्लाज्मा को छोड़ दीजिए यहीं पे, ठीक है। अभी उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो रुधिराणु होता है, इस रुधिराणु के 3 भाग होते हैं, ठीक है, याद रहना चाहिए। इस रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है, इस पहले भाग को कहा जाता है आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेड, बी का मतलब होता है ब्लड और सी का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। यानी कि रेड ब्लड सेल्स, या फिर आप कह सकते हैं रेड ब्लड कार्पेसल्स भी कह सकते हैं, या फिर हिंदी में इसको लाल रुधिर कणिकाएं भी कह सकते हैं। ये आपके ऊपर है। दूसरी बात, दूसरी जो कोशिका इसके अंतर्गत पाई जाती है वो होती है डब्ल्यूबीसी। क्योंकि हमने कहा है कोशिकाओं से बना हुआ है, तो जो दूसरी कोशिका इस रुधिर कोशिकाओं के भागों में या रुधिराणु के भागों में बात करूं तो होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कहा जाता है व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर रुधिराणु भी कहा जा सकता है। और तीसरा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं, उसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन 3 महत्वपूर्ण कोशिकाओं से हमारा रुधिराणु बना होता है। अब सवाल यहाँ पे ये जो है पूछा जाता था कभी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य की अगर मैं बात करूं तो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के 3 अन्य नाम भी हैं। इन तीनों नामों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, पहला जो नाम होता है आरबीसी की, मैं बात कर रहा हूं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, याद होना चाहिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोसाइट्स भी आरबीसी को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बात, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और जो तीसरा पार्ट होता है प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, ये 3 भाग होते हैं, किसके, रुधिराणु के होते हैं। कौन कौन से, इरिथ्रोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। ये 3 भागों में बटा होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, अगर आपको याद हो तो हमने आपको ये बताया था
कहीं भी ल्यूको शब्द मिल जाए तो ल्यूको का मतलब क्या होता है? श्वेत। हमने आपको पढ़ाया है ल्यूकोप्लास्ट। तो जितने भी शब्द हमने बताए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, वे आपको विज्ञान में बहुत सहायता करने वाले हैं। जैसे एक जगह ल्यूकोप्लास्ट पढ़ लिया तो ल्यूको का मतलब समझ लिया, वहीं पे आपने ल्यूको कहीं भी लगा रहे शब्द तो उसका मतलब निकल कर क्या आएगा? श्वेत आएगा। क्या निकल कर आएगा? श्वेत आएगा। ठीक है, छोड़ देते हैं यहीं पे, ये 3 कोशिकाएं हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है अर्थात जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये डब्ल्यूबीसी भी आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है। अब आपको घबराना नहीं है यहाँ पे कि नहीं ये कितने भागों में बांटते हुए चले जा रहे हैं, क्या एग्जाम में पूछेगा। इंपॉर्टेंट होता है, एकदम दिमाग को स्थिर बनाए रखिए, स्टेबल बनाए रखिए, सारी चीजों को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि किस तरीके से समझाना है। ठीक है, और घबराना तो बिल्कुल नहीं है। अभी मैं सारी चीजों को यहीं पे आपको रटा दूंगा। तो डब्ल्यूबीसी के पुनः 2 भाग हो जाते हैं। 2 भाग हमने कहा है ना कि डॉक्टर की जो ब्लड रिपोर्ट कार्ड होगी उसको मैं पढ़ाने में आपको कैपेबल बना दूंगा, तो सारी चीजों को थोड़ा सा समझने में भी थोड़ा सा दुविधा होगी आपको। देखिए, अगर मैं बताऊं आपको डब्ल्यूबीसी के विषय में, तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए, कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाओं में कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कणिकाओं को बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, तो उनको ग्रेन्यूलोसाइट्स कहा जाता है। और कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनकी कणिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, जिनकी डब्ल्यूबीसी में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उनको हम कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार हो गए, एक होता है क्या? एक होता है कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, या दूसरे को कहा जाता है कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी, या दूसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दूसरे वाले भाग को कहा जाता है कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। तो 2 भागों में डब्ल्यूबीसी होते हैं, एक होता है कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी और दूसरा क्या होता है? कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। अब कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं समझने का प्रयास करते हैं। अगर कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी की बात करें, ठीक है, ये चार्ट बस केवल आप समझ जाइए, ये चार्ट समझ जाइए, बाकी किस तरीके से इसको पढ़ना है मैं बता दूंगा। देखिए, कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, और कणिका विहीन जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इसके अंतर्गत 2 कोशिकाएं आती हैं। कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं? इसके अंतर्गत कोशिका आती है जिसका नाम होता है बेसोफिल्स। पहली कोशिका जो होती है उस पहली कोशिका का नाम होता है बेसोफिल्स नाम होता है। दूसरी जो कोशिका होती है उसका नाम होता है इओसिनोफिल्स। दूसरी कोशिका का नाम होता है इओसिनोफिल्स नाम होता है। ठीक है, इओसिनोफिल्स नाम होता है। और अगर तीसरी कोशिका का मैं नाम बताऊं तो तीसरी कोशिका का नाम होता है न्यूट्रोफिल्स। तीसरी कोशिका का नाम होता है न्यूट्रोफिल्स। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत। इसके बाद अगर मैं बात करूं कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी की, तो इसके अंतर्गत पहली कोशिका जो है उसको कहा जाता है मोनोसाइट्स। पहली कोशिका को कहा जाता है मोनोसाइट्स, और दूसरी कोशिका जो होती है उसको कहा जाता है लिम्फोसाइट्स। उसको कहा जाता है लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स जो होता है यह सभी प्रकार के डब्ल्यूबीसी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया, ये चार्ट आपको समझ में आ गया। कोई दुविधा हो तो आप बताइए, नहीं तो हम आगे चलें। ये चार्ट समझ में आ गया आपको? तेजी से आंसर करेंगे सभी लोग, तेजी से आंसर करेंगे। चलिए, रिंकल चौधरी जी, यस सर, हाँ चले आगे। ठीक है, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। हाँ, अब एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूं। मेरा मन क्यों नहीं हो रहा है कि मेरा मन हो रहा है अंतः प्रेरणा मुझको मिल रही है कि एक बार मैं फिर से इस चीज को समझा दूं। देखिए, ब्लड के 2 भाग प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा 55%, तो रुधिराणु जो है वो 45%। रुधिराणु के 3 पार्ट्स होंगे, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, थाइमोसाइट्स।
आज से आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं कहेंगे, आप एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे। डब्ल्यूबीसी की दो भाग, कणिका युक्त और कणिका विहीन, और कणिका युक्त में बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और कणिका विहीन में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हो जाता है। अब मैं एक एक करके जो है सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। पहली कोशिका हमारी है कौन सी? प्लाज्मा। तो मैं प्लाज्मा के बारे में अब आपको एक्सप्लेन करने ले चल रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं बात करना चाह रहा हूं प्लाज्मा की, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा जो होता है, याद रखना है इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि इस प्लाज्मा के निर्माण में जो होता है 92% जो होता है वह कौन भाग लेता है? तो जल, वाटर, यानी कि 92% जल पाया जाता है। अब मैं चीजों को थोड़ा सा और गहराई में लेके चल रहा हूं ताकि सारी चीजें आपको और क्रिस्टल क्लियर होती चले जाए। आपने पढ़ा कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा? तरल। तरल का मतलब प्रवाहमान रहेगा, हमारी नसों में, हमारी धमनियों में दौड़ेगा। तो ये क्यों तरल है? तरल इस वजह से है क्योंकि उसमें सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जा रहा है, और प्लाज्मा में भी सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जा रहा है? जल, वाटर पाया जा रहा है। प्लाज्मा में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? वाटर। तो कहा जाता है कि तुम्हारा खून है कि पानी? तो पानी है भैया, बिना पानी के वो दौड़ ही नहीं सकता है, बिना पानी के वो दौड़ ही नहीं सकता है। कहा जाता है ना कि खून है कि पानी है, तो पानी है उसमें। आज से आप बोल दीजिएगा बिना पानी के किसी खून का, किसी रुधिर का, किसी ब्लड का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता है, क्योंकि यही जल है, यही वाटर है जो उसको प्रवाहमान करने में क्या करता है? मदद करता है। ये बात आज से आप जानते रहिएगा। अगला मैं बात करूं तो होता है 8% इसमें अन्य पदार्थ, ठीक है। 8% इसमें अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अन्य में पहले मैं कुछ चीजों का, कुछ प्रोटीन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, कुछ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिए, प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कौन कौन से प्रोटीन महत्वपूर्ण होते हैं समझिए। पहले प्रोटीन का नाम अगर मैं बताऊं तो हम था कि यकृत के द्वारा दो प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। पहले प्रोटीन का नाम होता है प्रोथाम्बिन और दूसरे प्रोटीन का नाम रखना है फाइब्रिनोजन। अब चीजें रिपीट होंगी और ये मैं आशा करता हूं कि आप चीजों को बताएंगे, ठीक है, अपन बताएंगे। तो प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन जब भी मैं बताऊं तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। तो इसका तो निर्माण वही जो बताए थे सर, यकृत में हुआ था, और ये रुधिर को जमने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये जो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन निर्माण यकृत में होता है, और निर्माण होने के पश्चात ये रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें प्रोटीन के रूप में प्रोथाम्बिन पाया जाता है, इसमें जो है फाइब्रिनोजन भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन भी पाया जाता है। इसमें जो होता है एल्बुमिन भी पाया जाता है। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन भी पाया जाता है। एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारे रुधिर के परासरण दाब को नियंत्रित करता है। यानी कि हमारे ऊतकों में जब पानी इकट्ठा होता है तो उसको सिंक करने का, उसको सोखने का कार्य में ये जो एल्बुमिन नामक प्रोटीन होता है उसमें मदद करता है। कैसे मदद करता है? वो इसी प्लाज्मा के तहत जाता है और उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कहीं भी हमारी कोशिकाओं में, ऊतकों में जब पानी भरता है तो उसको एल्बुमिन जो है उसको सिंक करने में ये मदद करता है, अर्थात हमारे परासरण दाब को नियंत्रित करता है। एक रोग होता है जिसको कहा जाता है क्वाशियोरकर रोग। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि आप लोग अक्सर इसके बारे में पढ़ते हैं और गलती करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वाशियोरकर रोग का कारण क्या होता है। तो इजिली किताब में लिखा रहता है कि प्रोटीन कारण होता है। प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और क्वाशियोरकर नामक रोग में क्या होता है? क्वाशियोरकर नामक रोग में ऊतकों में पानी भर जाता है, हमारी कोशिकाओं में ऊतकों में पानी भर जाता है। जैसे कि गांव में आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अचानक जो है मोटे होने लगते हैं, ठीक है।
तो बोलते हैं ना कि आजकल फलाने जो है बहुत तेजी से मोटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छे खान पान पे ज्यादा जो है जोर दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं होता है उनको कि वो मोटे नहीं हो रहे, उनके ऊतकों में पानी भर रहा है और उनका पूरा शरीर स्वेलिंग कर रहा है, सूज रहा है। ठीक है, होता है काफी लोगों को, आप देखेंगे कि बहुत तेजी से उनका शरीर सूजने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो ऊतकों में पानी भरने वाली बीमारी होती है, और ये इस वजह से होती है। आप कहते हैं ना कि प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है, तो कौन सी प्रोटीन होती है? वो प्रोटीन होती है एल्बुमिन, और इसी में एक मदद कर देती है ग्लोबुमिन नामक प्रोटीन। तो इन दोनों का सामूहिक सहयोग से उस ब्लड से, उस ऊतकों से पानी को अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये चीज आपको पता हो जानी चाहिए। चलिए, अब ये था, इतना आपने समझ लिया। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अब मैं बता रहा हूं कुछ कार्बनिक पदार्थों के बारे में और कुछ अकार्बनिक पदार्थों के बारे में जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, जैसे जानना चाहिए कुछ अन्य पदार्थों के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। अब सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसी प्लाज्मा में पाया जाता है, और इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि यह रुधिर का जो माध्यम होता है, जो हम कहते हैं कि पीएच मान हमारा 7.4 है, तो उस 7.4 को बनाने में मदद कौन करता है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट करता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा एक एक पॉइंट। सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है। अब आप समझिए कि एक ड्रॉप ब्लड लिया है और उस एक ड्रॉप ब्लड में 52% 55% प्लाज्मा, उस 55 में 92% जल, और शेष में कौन कौन से पदार्थ पाए जा रहे हैं? अब सोडियम क्लोराइड अर्थात जिसको हम सामान्य भाषा में NaCl कहते हैं, तो ये NaCl ही बेसिकली वह पॉइंट होता है जिसके कारण से हमारा जो रुधिर होता है वह कैसा लगता है? नमकीन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण हमारा रुधिर माध्यम जो होता है वो 7.4 यानी कि यह क्षारीय होता है, और सोडियम क्लोराइड के कारण जो होता है हमारा रुधिर कैसा होता है? तो नमकीन होता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको ये भी साथ ही साथ में बताने का प्रयास किया कि क्यों वह माध्यम उसका सोडियम, क्यों उसका माध्यम क्षारीय होता है, क्यों जो यह नमकीन लगता है, इसके बारे में भी समझाया। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं? दो कार्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, और इस पॉइंट को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। दो पॉइंट्स आपको याद रखना है यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लाज्मा 92% जल पाया जाता है, और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं? ठीक है, प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं? तो दो कार्य आपको याद रखना है। पहला कार्य क्या याद रखना है? पहला कार्य आपको ये याद रखना है कि इस प्लाज्मा का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है कि हम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भोज्य पदार्थों का परिवहन या संवहन करना। ठीक है, परिवहन या संवहन करना। अगर मैं पिछले राउंड पे जाऊं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको हमने परिचय दे दिया था, तो यहीं पे एक पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि रुधिर का सबसे बड़ा कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि परिवहन का। ठीक है, परिवहन का सबसे बड़ा कार्य होता है। हमारे शरीर में हम बार बार कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो परिवहन का जो सोर्स होगा वो एकमात्र कौन है? वो रुधिर है। ऑक्सीजन जाना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाना होगा, ग्लूकोज जाना होगा, फैटी एसिड जाना होगा, अमीनो एसिड जाना होगा। ये सारे चीजें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती हैं, जो परिवहन का जो सोर्स होता है सबसे बड़ा, वो कौन निकल कर आता है? वह रुधिर। तो जो हमने भोजन ग्रहण किया था, जो हमारी छोटी आंत में आके जो है पच गया था, छोटी आंत में आकर पच गया था, ग्लूकोज का निर्माण हो गया था, हम बार बार ये कहते हैं कि उस ग्लूकोज को ले जाने तक कोशिकाओं में कौन मदद करता है? रुधिर करेगा। रुधिर में कौन करेगा? प्लाज्मा करेगा। ये पॉइंट आपको लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं जोर दे रहा हूं कि भोज्य पदार्थों का परिवहन, अर्थात जो ग्लूकोज है, जो फैटी एसिड है, जो अमीनो एसिड है,
वह इस छोटी आंच से रुधिर तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन रुधिर में कौन करेगा? रुधिर में प्लाज्मा करेगा, न आरबीसी करेगी, नहीं डब्ल्यूबीसी करेगी और न ही प्लेटलेट्स करेगी। करेगी तो कौन करेगी? या प्लाज्मा करेगी। प्लाज्मा का ही सबसे रिलेवेंट काम ये होता है कि यह भोज्य पदार्थों का अर्थात ग्लूकोज का, फैटी एसिड और अमीनो एसिड का परिवहन में क्या करेगा? प्रदान करेगा। बातें क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए, शीशे की तरह साफ होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि यह ताप नियंत्रण करता है। ठीक है, ताप नियंत्रण करता है, यानी कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करता है? क्योंकि इसमें फैक्टर क्या है? जल, वाटर होने के कारण जो है यह हमारे टेम्परेचर को मेंटेन भी करने का कार्य करता है। जैसे एक चीज मैं आपको सीधा सा उदाहरण बताऊं, मनुष्य जो होता है, एक पॉइंट वहां पे पहले पेज में आप और याद रखेंगे, मनुष्य जो होता है एक प्रकार का गर्म रुधिर का प्राणी होता है। ठीक है, गर्म रुधिर का प्राणी होता है। ठीक है, अब गर्म रुधिर का प्राणी होता है, इसका मतलब क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल होता है मनुष्य। इसका क्या मतलब होता है? के मतलब ये होता है कि मनुष्य बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार अपने रुधिर के तापमान में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा जानवर, कोई भी ऐसा जंतु या कोई भी ऐसा जो जीव है जो बाह्यतम वातावरण में हो रहे चेंजमेंट के अनुसार अपने रुधिर का टेम्परेचर नहीं बदलता है, ऐसे प्राणियों को हम गर्म रुधिर के प्राणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ठंडक का इसमें समय चल रहा है, ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर 10 के करीब, 5 के करीब पहुंच जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमारा जो टेम्परेचर है अगर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर सामान्य मनुष्य का तापमान है, तो ऐसा नहीं है कि जब 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया है तो ये क्या हो जाए? 10 पहुंच जाए, या फिर पहुंच गया 55, पहुंच गया हम लोग जैसलमेर में तो हो गया ये 55 हो जाए, ऐसा नहीं होता। और अधिक हो जाए तो हमारा खून खौलने लगे, बॉइल करने लगे, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। ठीक है, हो जाए ना, अभी पहुंच जाइए कहीं ऐसे इलाकों में जहां पे बहुत ज्यादा जो है गर्मी पड़ती है, ठीक है, डेथ वैली में आप पहुंच जाइए, तो ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, हमारा रुधिर जो है उसका सामान्य तापमान बना रहता है। और ये कैसे समान तापमान बना रहता है? इसी प्लाज्मा में पाए जाने वाले जल के कारण, प्लाज्मा में पाए जाने वाले वाटर के अनुसार जो होता है, मनुष्य एक प्रकार का गर्म रुधिर प्राणी होता है। तो फिर मनुष्य कैसे बाह्यतम वातावरण के अनुसार अपने शरीर को सुरक्षित करता है? होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैटिस को कहा जाता है समस्थैनिकता, यानी कि बाह्यतम वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार अपने शरीर में चेंजमेंट ला देना जो होता है होम्योस्टैसिस कहलाता है। जैसे अब ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? कांपने लगते हैं, या हम सिकुड़ने लगते हैं। रजाई में भी रहते हैं तो सोचते हैं कि कितने कम में हो जाए। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है? ये होम्योस्टैसिस की प्रक्रिया है कि हम जब कम होते हैं, अपने शरीर को सिकोड़ते हैं, उसके आयतन को कम करते हैं, तो हमको ठंडक कम लगेगी। ठीक है, हम अपने हाथों को रगड़ने लगते हैं, रगड़ने से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने से, घर्षण होने से यहाँ पे गर्माहट का अनुभव होता है। ठीक है, कपकपी करते हैं तो हम ऊर्जा को क्या करते हैं, जो है उसको हम रिलीज करते हैं, भोजन हम करते हैं ज्यादा। ठंडियों के दिनों में क्या होता है? ठंडियों के दिनों में मनुष्य जो है आम दिन की अपेक्षा जो है ज्यादा भोजन करता है। क्यों ज्यादा भोजन करता है? क्योंकि जितना ज्यादा भोजन करेगा उसके शरीर को उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी, उसकी शरीर उतना ही क्या रहेगा? गर्म रहेगा। तो इन सारे प्रोसेस के तहत, इन सारी क्रियाओं के तहत जो होता है, मनुष्य अपने शरीर में जो हो रहे परिवर्तन होते हैं बाह्यतम कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है मित्रों कि ये जो कार्य करता है, ये कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? प्लाज्मा, जिसका परसेंटेज हमने आपको बता दिया कितना है, लगभग 55% है। तो भोज्य पदार्थों का परिवहन और ताप का नियंत्रण, इन दोनों की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? प्लाज्मा की। बात क्लियर हो गई है? तो बताएं, चलिए बताएं तेजी से। हाँ विवेक शुक्ला जी, दिस इज नोन एज ए होम्योस्टैसिस। वेरी गुड, चलिए बताएं।
काहे के लिए डर लग रहा है अनु सिंह जी? आपकी जगह पे हम पेपर बैठ के दे दें? क्यों डर लग रहा है आपको, बताइए? जब आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो फिर क्यों डर लग रहा है, बताइए? डरना मना है, ठीक है? डरना मना है, थकना मना है, डराना है आपको, ठीक है? हाँ, चलिए, क्लियर है सब कुछ? तो अब बात हम करते हैं दूसरी कोशिकाओं पे। दूसरी कोशिकाओं पे आते हैं, अर्थात आरबीसी पे बात करते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेस पे बात करते हैं, इरिथ्रोसाइट्स पे बात करते हैं, ठीक है? इरिथ्रोसाइट्स को बात करते हैं। चलिए, आप ही देंगे एग्जाम, चलिए ठीक है भाई, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, आप ही दीजिए, ठीक है? ठीक है, कुछ भी पूछने दीजिए, ठीक है? हाँ, कुछ भी पूछने दीजिए। देखिए, कभी भी किसी भी चीज को, काम को करने की जाइए आप, तो अपना आप 100% दीजिए, ठीक है? एक परीक्षार्थी, एक कंपटीटर की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आपको अपना 100% जो है पेपर के साथ करना है। आपको जितना सिलेबस बताया गया वो पढ़ के जाना है। कभी भी रिजल्ट के बारे में चर्चा आपको नहीं करनी चाहिए, कभी रिजल्ट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है? आपको बस हमेशा और हमेशा अच्छा करके आना चाहिए। आप जब भी सुबह उठें तो अपने आप से वायदा करें कि मेरा आज का दिन जो है कल से बेहतर होगा, कल से कुछ ज्यादा चीजें मैं आज सीखूंगा, आज उस चीज को एब्जॉर्ब करूंगा, ठीक है? ये होता है, ये चीजें जो है आपको दिन पर दिन जो है आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगी, और दिन पर दिन जो है आप अपनी ऊंचाइयों को छूने में कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन बशर्ते आपका अप्रोच यही होना चाहिए, आप परिणाम पर, रिजल्ट पर तनिक भी, वो आपके बस में नहीं है। जो आपके बस में है उसके बारे में सोचिए। रिजल्ट कमीशन देगा, रिजल्ट में धांधली होगी, करप्शन होगा, इन सब पर आपका नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण किस पर है? अपने वर्क पर, अपने काम पर, ठीक है? तो आप पर जो जिस पर आपका नियंत्रण है उसको और भी अपलिफ्ट करने की कोशिश करिए, उसको और भी ऊपर करने की कोशिश करिए। इतना कोशिश कर दीजिए कि साला आयोग भी कुछ भी रहे, कुछ भी पूछे, कोई भी पॉइंट पूछे, कहां से लाके पूछेगा, लेकिन एक अपना एटीट्यूड तो आप विकसित कर लीजिए कि नहीं, हम इस तरीके से पढ़े हैं, कि अपना कॉन्फिडेंस विकसित हो जाए कि नहीं, चलिए ठीक है, पूछे, उसको चैलेंज के रूप में लीजिए कि नहीं, देखते हैं कहां से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है? तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। नहीं तो कंपटीशन तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है? उसके बाद सारी गतिविधियां, जो बाहरी जो ताकतें हैं वो भी सक्रिय रहते हैं, उनको भी आप देखते हैं, उससे परिचित हैं। तो उन सारी चीजों को छोड़कर बस केवल अपने ऊर्जा को सिमटिए, उसको सेंट्रलाइज करिए, ठीक है? एक पानी जो होता है, पानी बिखरा रहता है, कलरव करते हुए आगे बढ़ता है, बिखरा हुआ है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं है। कोई भी एक छोटा बच्चा भी जाके नहा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो पानी सेंट्रलाइज होता है, एक जगह पे केंद्रित होता है, ठीक है, तो वो स्टील की, लोहे की मोटी मोटी चादरों को भी फाड़ सकता है, उसको अलग कर सकता है। उसी से हमको जो है ऊर्जा भी मिल सकती है, उसी से हमारे घरों में बिजली भी पैदा हो सकती है। तो आप अपनी ऊर्जा को समेटिए, अपनी ऊर्जा को एक जगह पे एकत्रित करिए। बाहरी जो कुछ भी ताकतें हैं, मन का भटकाव हो रहा है, चाची फूगा, मौसा मौसी, जो इधर उधर की जो कुछ भी चीजें हैं, उनको छोड़कर, उनको गिव अप करके जो है कुछ दिन के लिए अपने साथ स्वयं साक्षात्कार कर लीजिए। जिस दिन आप अपने साथ कुछ देर के लिए बैठेंगे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, किसी गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपने आत्म साक्षात्कार करने का हमेशा प्रयास करिए। और कतई मैं ये नहीं मानता हूं कि अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो आपको बार बार प्रेरित किया जाए। आपको किसी की प्रेरणा की जरूरत है, अगर घर में कोई है तो माँ है, ठीक है? मैं माँ से बड़ा किसी चीज को नहीं मानता हूं, भगवान को भी नहीं मानता हूं। तो अगर माँ के बारे में सोचिए कि उसकी क्या फीलिंग्स है आपके प्रति, और आप किसी दिन कुछ आगे बढ़ जाएंगे, किसी दिन कुछ आगे बढ़ जाएंगे, तो उस थोड़ा सपोज करिए कि क्या खुशी मिलेगी हमारे बाप, ऐसा बनकर जाऊंगा, बीईओ का टैग लेके मैं जाऊंगा घर पे, तो मेरे माँ बाप देख के क्या फीलिंग्स होगी।
सच मैं बता रहा हूं, अगर 2 बजे रात को भी आप सोते रहेंगे ना तो उठ जाएंगे और 3 घंटा पढ़ाई करेंगे रात में, ठीक है। वो फीलिंग बस लाइए, चीजों को समझने का प्रयास करिए, और बार बार मैं प्रेरित बातें करने में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, ठीक है। चलिए, हाँ, कुछ दिन के लिए स्वार्थी बन जाइए अजय कीर्ति जी, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए छोड़िए, आज जानते हैं, आज बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कल से आरबीसी स्टार्ट करेंगे। एक नया टॉपिक रहेगा आरबीसी के बारे में आगे बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे, प्लेटलेट्स, तो कल ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और चीजों को फिर से मैं कह रहा हूं कि सारी चीजों को समेटने की कोशिश करिए, जो बिखरी हुई हैं आपकी जो शक्तियां, उन शक्तियों को पहचानने का प्रयास करिए, ठीक है। हनुमान जी भी थे जिनको सर्वाधिक बलिष्ठ समझा जाता है, लेकिन उनको बार बार याद दिलाया जाता है कि नहीं, तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बस आपको याद दिला रहा हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बीईओ तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, ठीक है। उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ने के लिए आप लोग पैदा हुए हैं, तो बस आप अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, नमस्कार।